इस बार का बजट भले ही अंतरिम बजट है, लेकिन चुनावी साल होने के नाते सरकार जनता से सीधे जुड़े सेक्टर्स पर खास फोकस रख सकती है। जानकार ये मानते हैं कि इस बजट में पीएम किसान सम्मान, सस्ता घर, नौकरियों से जुड़े खास ऐलान हो सकते हैं। आज की कवर स्टोरी में चुनाव निकट कैसा बजट पर, इसीलिए हम कर रहे हैं चर्चा। आखिर इस अंतरिम बजट में सोशल सेक्टर में सरकार का फोकस क्यों है? ये चुनावी बजट आम इंसान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं DK श्रीवास्तव जी, चीफ पॉलिसी एडवाइज़र हैं EY इंडिया के। श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष चंद्र गर्ग, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हैं देश के। गर्ग सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। गर्ग सर, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहा हूँ और मिले जुले हमारा एनालिसिस है। मैं अलग अलग एनालिसिस पढ़ रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट्स पर ज़्यादा फोकस रहेगा, कुछ लोगों का ये कहना है कि वेलफेयर स्पेंडिंग पर फोकस रहेगा क्योंकि चुनाव भी सामने है। आपको क्या लगता है सर, इलेक्शन इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें? देखिए दीपक, आप अगर 2019 में जाएं, जो भी एक इलेक्शन से पहले का इंटरिम बजट था, और अगर उससे कुछ प्रेरणा लें उसको देख के, तो उस बजट में तीन बड़ी घोषणाएं हुई थी, तीन बड़े कदम उठाए थे सरकार ने। एक तो सरकार ने टैक्स लिमिट जो थी उसको रिबेट के जरिए बढ़ा के इफेक्टिवली 5 लाख रुपए कर दिया था। यानी 5 लाख रुपए तक की आमदनी के लिए पर आपको कोई टैक्स देना नहीं पड़ेगा। इससे लगभग 2.5 करोड़ लोगों को 5.5 करोड़ में से इफेक्टिवली उनको टैक्स नेट से बाहर निकाला था। काफी बड़ी संख्या में ये था। दूसरा, ये जो पीएम किसान, आपके इसमें भी बात आ रही थी, तो पीएम किसान की स्कीम ये 2019-20 के इंटरिम बजट में आई थी। और न केवल ये नई साल के लिए घोषणा हुई कि 6,000 रुपये प्रति वर्ष 12 करोड़ किसानों को दिया जाएगा, बट उसके अलावा उसी साल में, जो कि अब उस साल का तो 1-1.5 महीना ही बचा था उस समय इलेक्शन की घोषणा होने में, एक इंस्टॉलमेंट 2018-19 में ही दे दी जाएगी। ये भी उसी इंटरिम बजट में घोषणा हुई थी। और तीसरा, ये 50 करोड़ लोगों के लिए जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, उनके लिए ये पीएम श्रम योगी मानधन, जिसमें पेंशन के लिए कंट्रीब्यूटरी अमाउंट सरकार ने देने का वायदा किया था। तो ये अगर आप देखें, और ये निश्चित रूप से इलेक्शन के पहले के को ध्यान में रखते हुए किया गया था, तो इस बार भी मुझे लगता है सरकार निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करेगी अपनी इन कंस्टिट्यूंसीज को। ये कंस्टिट्यूंसीज यही हैं, फार्मर्स हैं, 12-13 करोड़ परिवार, लेबर है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में करीब 50 करोड़ परिवार, 50 करोड़ लेबर कम से कम परिवार अगर आप लें तो 20-25 करोड़ परिवार। और तीसरा आपका जो मिडिल क्लास जो टैक्स पेयर ग्रुप है। तो इन तीनों के लिए कोई ना कोई घोषणा होनी संभावित लगती है। ऑलराइट। एक साथ में सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत एम्फेसिस देती है, और उसको उससे काफ़ी पॉलिटिकली भी एडवांटेजियस लगता है। तो मेरे ख्याल से कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी काफ़ी बढ़ोतरी होगी। हाँ, बट जी, मैं और श्रीवास्तव सर के पास चाहूँगा। जैसा आपने कहा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर पे ज़्यादा फोकस भी होगा, लेकिन कई फिर स्कीम्स जो हैं वो जो ऐसा लगता है कि अगर बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर पे आपने फोकस कर लिया श्रीवास्तव सर, तो वो लेस ऑन पॉपुलिस्ट जेस्चर लगता है। आपको क्या लगता है सर, कहाँ फोकस रहेगा सरकार का? देखिए, इस वर्ष के बजट में सरकार संभवतः 3 उद्देश्यों के बीच में संतुलन स्थापित करेगी। ओके। पहले तो वह ये कोशिश करेगी कि जो ग्रोथ की परफॉर्मेंस है, जो समृद्धि संभव हुई है फिस्कल ईयर 24 में, वो एडवांस्ड एस्टिमेट्स के हिसाब से 7.3% रही है। और इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, लेकिन इसको अगर बनाए रखना है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ को बनाए रखना बहुत ज़रूरी होगा। तो एक तो समृद्धि दर बहुत घटे ना, इसकी कोशिश होगी सरकार की।
दूसरा जो उद्देश्य होगा सरकार का, वो एक ये संदेश देना होगा कि जो फिस्कल कंसोलिडेशन के जो टारगेट है, यानी कि सरकार उधार लेकर कितना खर्चा करती है और कितना उसका डेट बढ़ता जाता है, क्योंकि जो डेट बढ़ता है उससे जो विदेशी निवेशक हैं उनको एक मैसेज जाता है कि भारतीय जो राजकोषीय व्यवस्था है वो सस्टेनेबल है कि नहीं, तो उनको और उनका इन्वेस्टमेंट इनवाइट करना बहुत ज़रूरी है। तो वो एक संदेश जाना चाहिए कि हम लोग फिस्कल कंसोलिडेशन में भी फोकस्ड हैं। और तीसरा, जैसा कि अब तक आपने कहा कि जो सोशल सेक्टर स्पेंडिंग है उसमें उसके माध्यम से जो संदेश जाएगा वो निश्चित तौर पर थोड़ी संभावना होगी कि उसका एक पॉजिटिव बेनिफिट मिले आगे आने वाले इलेक्शंस में। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि संतुलन इस तरह से किया जाएगा कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, क्योंकि ये भी है कि बहुत नई स्कीम जिसमें बहुत एक्सपेंडिचर कमिटमेंट हो, ऐसा शायद सरकार न करे, क्योंकि अंततः ये एक इंटरिम बजट है। लेकिन जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं उसमें ज़रूर थोड़ा बहुत जो अमाउंट्स हैं उनको बढ़ाया जा सकता है। और नई स्कीम भी अगर कोई लाई जाएगी तो उसमें एक टोकन एलोकेशन किया जाएगा इस साल के बजट में, जिससे कि संदेश ये जाए कि ये स्कीम सरकार टेकअप कर रही है और इसमें जो एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व है उसको बढ़ाया जाएगा आगे आने वाले समय में। तो मेरा ख्याल है कि जो पॉपुलिस्ट स्कीम सो कॉल्ड कही जाती हैं उनमें ज़रूर काफ़ी शामिल होगा बजट का हिस्सा। डिस्कशन बहुत होगा लेकिन एक्सपेंडिचर कमिटमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होगा। सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ग्लोबल जो सिचुएशन है और जो ग्रोथ के एक्सटर्नल ड्राइवर्स हैं उनकी स्थिति अभी भी बहुत डामाडोल है, और इसलिए डोमेस्टिक ड्राइवर जो ग्रोथ के हैं उसी पर रिलाई करना पड़ेगा। उसमें प्राइवेट सेक्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा असरदार तरह से बढ़ेगा यदि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अधिक जोर दे। इस साल जो है 30 से 35% तक कैपिटल एक्सपेंडिचर ग्रोथ हो सकती है FY24 में जी। और FY25 में अगर ये थोड़ा घटे तो भी मुझे लगता है कि 28 से 30% तक की ग्रोथ होगी, क्योंकि यही मेन ड्राइवर है जो कि क्राउड इन करेगा प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट को। तो सरकार के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं है जी। थोड़ा इस साल अगर देखा जाए तो टैक्स की जो बॉयंसी है बहुत अच्छी रही है, खासकर डायरेक्ट टैक्सेस की बॉयंसी। हाँ, मैं सर आऊँगा, मैं टैक्स पर आऊँगा सर। मैं चाहता हूँ इस पर थोड़ा सा अलग से हम बात करें, जो टैक्स का पूरा ताना बाना अब तक करा है और उससे क्या मोमेंटम दिख रहा है आगे। लेकिन मैं गर्ग सर के पास आना चाहूँगा। गर्ग सर, मैं थोड़ा सा इस प्रेजेंट गवर्नमेंट की अगर फिलॉसफी अगर आप देखें और जिस तरीके से एक के बाद एक इवेंट्स हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो ग्रिप में रखा जाए वोटर्स को, कहीं से भी छूटने न पाए। राम मंदिर एंड अभी भी CAA का आ गया, आज ही बयान आ गया, बिहार का पूरा एपिसोड है। ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा मोमेंटम बनाया जाए जिससे वोटर जो है वो ग्रिप में रहे। ये जो कहा जा रहा है कि आप मॉडेस्टी रखेंगे, स्टेटस को ही रखेंगे, पॉलिसी कंटिन्यूटी पर ही हल्का फुल्का फोकस होगा, मुझे थोड़ा सा इस पे डाउट हो रहा है कि सरकार बजट आएगा और सिर्फ स्टेटस को रख के चली जाएगी। आपका क्या नज़रिया है सर? नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से आपका सही सोचना है। दी पॉलिटिकल नैरेटिव के लिए दो तरीके होते हैं अपने वोटर्स को पकड़े रखने के लिए या उनको अपनी तरफ लाने के लिए। एक तो जो नॉन इकोनॉमिक, चाहे आप राम मंदिर या जाति सॉर्ट ऑफ सेंसस, अदर चीज़ों का जो इशू है वो उस तरह की है, बट उससे हम आज संबंधित नहीं हैं। और दूसरा ये होता है कि जिसके जरिए आप लोगों को आर्थिक रूप से कुछ फ़ायदा पहुंचाते हैं। सरकार ने बहुत बेहतरीन स्कीम पहले अपने 5 साल में चलाई, बहुत सारी, जिसने लोगों को टच किया, चाहे हाउसिंग की हो, चाहे टॉयलेट्स की हो,
चाहे इंश्योरेंस की हो, चाहे गैस की हो, इलेक्ट्रिसिटी की हो। बहुत सारी स्कीम्स लोगों ने, और लाभार्थी जिसके नाम से एक पूरी नैरेटिव बनी, और 2019 में उन लोगों ने मेरे ख्याल से काफ़ी प्रभावित होके वोट दिया। उसके बाद ये जो करंट टर्म हुआ है पिछले 5 साल का, इसमें वो स्कीमें ख़त्म हो चुकी थी, मैच्योर हो चुकी थी, सैचुरेट हो चुकी थी, सो टू से। इस 5 साल में केवल एक ही बड़ी स्कीम रही, जल जीवन मिशन, जिसके जरिए आप लोगों तक अपना पानी का कनेक्शन लेके चले जाएं, सबको प्रोवाइड कर दें। ये स्कीम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं हुई है जितनी और स्कीम पहले टर्म में हुई थी। तो अब ये इन लोगों को ये जो इतना बड़ा परिवार वोटर है, देश के 80-85 करोड़ जो वोटर्स हैं, जो अपने आप में पूरी तरह से सक्षम नहीं है, उनके लिए आप गेहूं, चावल की स्कीम ये सब चलाते हैं। तो ये जो वर्ग, इसमें आपने देखा अभी जब असेंबली इलेक्शंस हुए, तो मोदी गारंटी के नाम से कई सारी चीज़ें प्रॉमिस की गई स्टेट्स में। चाहे लाडली बहना की स्कीम के हिसाब से महिलाओं को कैश ट्रांसफ़र हो, चाहे गैस के सिलेंडर्स को कम राशि में उपलब्ध कराना हो। और ये इसको काउंटर करने के लिए भी ज़रूरी था कि जो अपोजिशन है कर्नाटक में, राजस्थान में, दूसरी जगह बहुत सारी ऐसी जिसको लोग फ्रीबीज भी कह देते हैं, रेवडीज भी कह देते हैं, बट बेसिकली कैश ट्रांसफ़र और बेनिफिट ट्रांसफ़र टू पीपल डायरेक्टली वाली नज़र की हो। तो मेरा अनुमान ये है कि इस बार के बजट में जो मोदी गारंटीज या लोक लुभावन या लोगों को सीधे बेनिफिट पहुंचाने वाली योजनाएं हैं, उस पे उसके जरिए ही वोटर्स को साधने की कोशिश होगी। ऑलराइट। ये काफ़ी स्पष्ट दिखता है, चाहे आप पीएम किसान में राशि बढ़ाएं, या गरीब या लेबर जो है, इतना बड़ा लेबर है, एम्प्लॉयमेंट तो आप दे नहीं सकते, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट या उनकी मदद के लिए आप कुछ पैसे दे सकते हैं, 4,000 5,000 जैसे किसानों को दे रहे हैं, उसी तरह से लेबर को आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते। ऐसी चीज़ों पे ही मुझे लगता है काफ़ी एम्फेसिस रहेगा ऑलराइट वोट साधने की। जी जी बिल्कुल सर। और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है श्रीवास्तव सर, टैक्स की जो अब तक के अलग अलग ट्रैजेक्टरीज रही हैं, जो कलेक्शंस रहा है, उससे कितना स्थिति दिख रही है, कितनी गुंजाइश बन रही है, और उसमें भी फिर सरकार के पास जो 4 बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स ये गवर्नमेंट मानती है, एक है पुअर, एक है फार्मर, एक है वुमेन, एक है यूथ, क्योंकि हम सब की नज़र इसी पे होगी 1 तारीख को कि इन 4 लोगों को क्या मिला। तो उसमें आपके लिए क्या गुंजाइश बन रही है सर? देखिए, इस साल की जो टैक्स परफॉर्मेंस है उसमें डायरेक्ट टैक्सेस ने तो बहुत अच्छी ग्रोथ दिखलाई है जी। और इनडायरेक्ट टैक्सेस में ग्रोथ जो है वो उतनी अच्छी नहीं है। कुल मिला करके जो केंद्रीय सरकार का ग्रॉस टैक्स रेवेन्यूज है वो 13 से 14% तक FY24 में ग्रोथ दिखला सकता है, जो कि एक अच्छी ग्रोथ मानी जाएगी, क्योंकि जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है वो 9% से थोड़ा कमी है। तो इसलिए बहुत अच्छी बॉयंसी ओवरऑल दिखती है। और इससे कितना राशि उपलब्ध होगी कि ये जो बहुत सी सब्सिडीज और बहुत सी स्कीम्स की जो हम बात कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं कि शायद संभवतः सरकार कमिट करेगी वो एक्सपेंडिचर, तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फिस्कल स्पेस दिखलाई नहीं पड़ती। ओके। फिस्कल स्पेस में एक मैसेज जाना बहुत ज़रूरी है कि फिस्कल डेफिसिट को हम लोग 5.9% का जो टारगेट है वो पूरा करेंगे और फिर उसको अगले साल घटाएंगे, यानी FY25 में 5.9 से लगभग 5.2 तक ले जाएंगे ओके। या 5.3 तक ले जाएंगे और उसका आगे का एक ट्रेजेक्टरी भी बताएंगे। तो जब एक और आप उधार लेकर के फाइनेंस करने की जो सुविधा है उसको कम करने का एक रोड मैप देंगे, तो फिर आपको एक्सपेंड कहाँ करना है। अच्छा, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ग्रोथ है इस साल 3% के आसपास रहने की उम्मीद है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की ग्रोथ 30% से ऊपर हो सकती है। तो ये जो बैलेंस करना है ये बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए। अब मैं आपकी ये बात मानता हूँ
और गर्ग साहब की ये बात मानता हूँ कि जो संदेश देना है उसमें तो आपने जो 4 वर्गों की बात कही, उनको संदेश ये जाएगा कि सरकार उनके लिए उन्मुख है और उनके लिए बहुत से काम कर रही है। लेकिन मेरा अपना अंदाजा ये है कि संदेश और जो बजट में पैराग्राफ्स हैं वो तो बहुत ज्यादा होंगे, लेकिन उनकी जो बजटरी कॉस्ट है वो बहुत सीमित होगी। और असली बात यह है कि जो संदेश देना है उसकी एक विधा है, वो अलग है। उसमें आप बहुत सा समय दे सकते हैं और फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच हो सकती है कि हमने ये जो है वो जी। एक्सपेंडिचर कमिटमेंट्स किए। और यहाँ भी एक और चीज़ है कि जो पुरानी स्कीम है उसमें नया एक्सपेंडेड कमिटमेंट करना आसान है, और बहुत ज़्यादा नई स्कीम अगर लाई जाएगी तो उसमें बहुत से ऑब्जेक्शंस होंगे। अब तक मुझे लगता है एक ही नई स्कीम अनाउंस की गई है, वो ये है कि सोलर रूफटॉप के ऊपर एक बड़ा एम्बिशियस बिल्कुल। प्लान है और 1 करोड़ के हाउस होल्ड्स को कवर करने की बात है। उसमें कुछ टोकन एलोकेशन हो सकता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि संदेश का जो दायरा होगा वो बहुत बड़ा होगा। इसमें ये आपने बहुत बहुत मार्के की बात कही कि सरकार संदेश तो देगी, लेकिन वो फिगर्स में दे पाना शायद सरकार के लिए इतना आसान नहीं होगा। इसलिए भाषाई आधार पर गोल गोल घुमाकर एक बड़े बड़े संदेश देने की कोशिश होगी, लेकिन सरकार भी जानती है कि फिगर्स के लेवल पर उसे कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट करना है, इसलिए उस लेवल पे बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं दिखती। लेकिन कुल मिला के बजट एक तरह से मैसेजिंग ही होता है, और ख़ास तौर से अगर वो चुनावी साल में हो तो फिर वो मैसेजिंग कैसी होगी ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा इसके लिए आपको रहना है जी बिजनेस के साथ। थैंक यू सो मच आप दोनों का वक्त निकालने के लिए। डी के श्रीवास्तव सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।